सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन इज एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज कृष्ण कुमार शायन, मैं हूं आपका बायोलॉजी एडुकेटर इस वाह बायोलॉजी चैनल के ऊपर आ चुका हूं एक बार फिर, जो कि एक नए लेक्चर में एक नए कंसेप्ट को लेकर, जो कि लास्ट लेक्चर में जो कि सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में जो है स्टडी किया था, उसके बारे में जाना था, उसके कंसेप्ट के जो है चीतरे निकाले थे। लेकिन आज जो है हम यहाँ पे न्यूक्लियस के चीतरे निकाल रहे होंगे, एक नए कंसेप्ट की ओर जो है हम बढ़ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दिल देके जाइएगा, ताकि आपको मुझे पता चले कि आपको जो है कंसेप्ट जो है समझ में आ रहा है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस के बारे में जानना। लेकिन उससे पहले सबसे पहली इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि जानना है कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था, किस इंसान ने जो है यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में हमें बताया है ना, जिसके कारण जो है हम आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, उसके बारे में जान सक रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो कि रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट जो है यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में जो है डिस्कवरी किए थे। और जो है न्यूक्लियस को जो है सेल का ब्रेन कहा जाता है, मींस मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन का मींस सेल का मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। किसको? न्यूक्लियस को जो है ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है यहाँ पे जो है डिस्कवरी किया हुआ था न्यूक्लियस को। एंड न्यूक्लियस के अंदर जो है हम जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो है उसके अंदर हम में से प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है न्यूक्लियस जो होता है, हम जैसे कि इसी चैप्टर में जो है आगे पहले पढ़े थे, लेकिन जो है आज और एक चीज मीन्स और अच्छे से जान लेते हैं ना, कि न्यूक्लियस जो है वो रेगुलेट करता है ऑल सेल्यूलर एक्टिविटी को। मीन्स जितने भी सेल के एक्टिविटी है उसको जो है रेगुलेट कौन करता है, वो न्यूक्लियस करता है। और जो है यहाँ पे क्रोमेटिन नाम का जो कि मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो है प्रेजेंट होता है इस न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है ना। एंड यहाँ पे जो है सबसे पहली बात, इस क्रोमेटिन, ये मीन्स क्रोमेटिन नाम जो है, शब्द जो है वो किसने दिया था, वो फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने जो है यहाँ पे क्रोमेटिन जो है शब्द दिया था। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो कि इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इस न्यूक्लियस के अंदर जो कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट तो होता है, लेकिन हम उसे जो है इजिली देख नहीं सकते जब तक हम उसे जो है किसी एक स्पेसिफिकली डाई से, मींस कलर से जो है स्टेन ना कर दे उसमें, है ना, तब तक जो है हम न्यूक्लियस के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल को देख नहीं सकते हैं। ठीक है ना। और जो है और एक यहाँ पे बात की, हम इसको किस चीज से डाई जो है, मींस कौन सा डाई यूज करेंगे ताकि जो है हम जो है यहाँ पे देख सके इस जेनेटिक मटेरियल को इनसाइड द न्यूक्लियस, है ना। तो यहाँ पे जो है एक बेसिक डाई, मींस एसिडिक डाई होता है, एसिडिक बेसिक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिक डाई जो कि हम यूज करते हैं, है ना, फ्यूचिन नाम का। और यहाँ पे जो है थाइलिन ब्लू नाम के डाई जो है, बेसिक डाई जो है, ये फ्यूचिन एंड मिथाइलिन ब्लू नाम के बेसिक डाई को हम यूज करते हैं, स्टेन करते हैं, तब जो है हमें जेनेटिक मटेरियल जो है देखने को मिलता है। ठीक है। तो एनसीईआरटी में ये सब बात बताया गया है। और जो है और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, जब एक सेल के अंदर मींस नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना कितना प्रेजेंट होता है, मींस हर एक सेल में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में जो है डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे वो भी जान लेते हैं। यहाँ पे जब यहाँ पे एक न्यूक्लियस मींस एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो उसे हम कहेंगे यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, है ना। यूनी न्यूक्लिएटेड मींस, यूनी मींस वन कहते हैं, न्यूक्लिएटेड कंडीशन मींस न्यूक्लियस एक प्रेजेंट है, इसी कारण कहा गया है यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। एंड बाकी जब यहाँ पे दो न्यूक्लियस एक सिंगल सेल के अंदर जो है प्रेजेंट होगा, तब कहेंगे हम वहां पे बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन। बाई मींस टू यहाँ पे कहते हैं, तो बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहाँ पे कहेंगे जब दो न्यूक्लियस एक सिंगल सेल के अंदर जो है प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे जब मोर देन वन न्यूक्लियस जब प्रेजेंट होगा एक सिंगल सेल के अंदर, तो जो हम उसे कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। मल्टी मींस मोर देन वन, है ना। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो है हम उसे कह रहे होंगे। और जब यहाँ पे न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं होगा सेल के अंदर, जो है हम उसे कहेंगे मींस ई न्यूक्लिएटेड कहेंगे, या फिर जो है ना, यहाँ पे नॉन न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो है हम यहाँ पे कह रहे होंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स है जो कि हम यूज करते हैं। जब यहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो यूनी न्यूक्लिएटेड, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो बाई न्यूक्लिएटेड, मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा एक सेल के अंदर तो यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहेंगे। और यहाँ पे अगर न्यूक्लियस ही प्रेजेंट ना हो तो यहाँ पे जो हम कहेंगे ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन या फिर नॉन न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो है हम यहाँ पे कह रहे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अब जान लेते हैं कि हम जी की न्यूनी न्यूक्लिएटेड, बाई न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हम कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है, किस किस मीन्स स्पीसीज के अंदर हमें जो है देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो है मोस्ट कॉमन है, मीन्स ज्यादातर जो है हमें यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो है हमें सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। अब जो है बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो है यहाँ पे पैरामीशियम के अंदर देखने को मिलेगा,
टेप्टम ऑफ एंथर जो है उसके अंदर देखने को मिलेगा, टेप्टम ऑफ एंजियोस्पर्म जो है उसके अंदर जो है देखने को मिलेगा, है ना, बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन। एंड बाकी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो है हमें देखने को मिलेगा राइजोपस फंगी के अंदर जो है हमें देखने को मिल रहा होगा। और फिर जो है ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन मींस कहीं मींस न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है, तो मैच्योर आरबीसी के अंदर जो है हमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो कि सीव ट्यूब के अंदर जो है प्लांट्स के अंदर जो है वहां पे न्यूक्लियस जो है नहीं देखने को मिल रहा था, इसलिए जो है ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो है वहां पे कहा गया है। ठीक है, अब और एक बात कि हम न्यूक्लियस को जो है, अब हम न्यूक्लियस के बारे में तो जान रहे हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम न्यूक्लियस को देखें, ठीक है ना, सेल्स के अंदर। तो एक कोई एक पर्टिकुलर टाइम होगा जरूर जो इसमें जो है जिसमें जो है हम न्यूक्लियस को सेल के अंदर जो है हम अंडर द माइक्रोस्कोप जो है देख रहे होंगे। तो वो सेल मीन्स वो टाइम क्या है सर, वो बता दीजिए। तो हाँ, मैं बता रहा हूँ कि सेल के अंदर देखने का टाइम जो कि हमें पता है कि अगर नहीं भी पता तो हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में जो कि आगे जाके चैप्टर में जो है यहाँ पे सेल द यूनिट ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में जो है हम यहाँ पे सेल साइकिल जो कि पूरा पूरा पढ़ेंगे। उसमें जो है कुछ स्टेप्स होते हैं, है ना, तो यहाँ पे जो है कुछ फेजेस होते हैं, जैसे कि तो यहाँ पे एक बेस्ट फेज जो कि यहाँ पे न्यूक्लियस को हम सेल्स के अंदर देख सकते हैं इजिली, है ना, तो वो होता है इंटरफेस। इंटरफेस नामक एक फेज है, एक स्टेज है जहाँ पे जो है हम वहां पे न्यूक्लियस को जो है इजिली देख सकते हैं अंदर द माइक्रोस्कोप, क्योंकि वहां पे इंटरफेस जो होता है वो रेस्टिंग फेज होता है, मींस वहां पे कोई डिवीजन जो है वहां पे नहीं हो रहा होता है, लेकिन जो है वो केमिकली एक्टिव होता है ना, मींस वहां पे रिएक्शन तो हो रहा होता है लेकिन जो है डिवीजन जो है वहां पे डिवाइड नहीं कर रहा होता है, इसी कारण रेस्टिंग फेज कहा गया है इंटरफेस को। और इसी इंटरफेस के अंदर जो है हम न्यूक्लियस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो हम अंदर द माइक्रोस्कोप जो है देख सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, अब इंटरफेस में ही हम क्यों देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइडिंग फेज नहीं है, है ना, तो इसका मतलब है कि सीधा सीधा सा बात है, अगर डिवाइडिंग होगा तो वहां पे जो है हम मीन्स वहां पे जो है न्यूक्लियस को देख नहीं सकते, क्योंकि वो जो है डिसअपियर हो जाता है ना। अब जो है यहाँ पे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जानना बहुत ही जरूरी है, उसके बारे में उसको जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक जो है हमें कैसे समझ में आएगा। इसलिए जो है अब मैं जो है जितना भी मैंने बातें बताया उस चीजों को जो है मैं लिखवा देता, उसके बाद जो है स्ट्रक्चर बताऊंगा, उस स्ट्रक्चर से जो आपको जो है और भी ज्यादा न्यूक्लियस जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, है ना, न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं, है ना। तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, सबसे पहला जो कि डिस्कवर किसने किया था, ISCOVER, डिस्कवर्ड बाय BERT, रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन ने जो है यहाँ पे डिस्कवरी किया था यहाँ पे न्यूक्लियस को। एंड न्यूक्लियस जो है वो क्या है, न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है किसको, न्यूक्लियस को जो है ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। एंड बाकी जो है यहाँ पे ये रेगुलेट करता है ऑल सेलुलर एक्टिविटी को, इट REGULATED, रेगुलेटेड ऑल द CELLAUL सेलुलर CTIVITY एक्टिविटी, सारे सेलुलर एक्टिविटी को जो है रेगुलेट करता है। एंड साथ ही साथ में जो है यहाँ पे कंटेन करता है क्रोमेटिन जो कि जेनेटिक मटेरियल है, इट कंटेन क्रोमेटिन जो कि जेनेटिक मटेरियल है ना। इस ये क्रोमेटिन नाम जो है नेम यहाँ पे नेम CHROMATIN क्रोमेटिन given by Fleming FLEMING, फ्लेमिंग ने जो है यहाँ पे नाम दिया था, है ना, क्रोमेटिन नाम जो है इस फ्लेमिंग ने दिया था। एंड बाकी जो है जेनेटिक मटेरियल जो कि इनसाइड द न्यूक्लियस गेट द जेनेटिक मटेरियल, मैंने इससे बताया कि उसे जो है बेसिक डाई से जो स्टेन किया था तभी जाके देखना होता था जेनेटिक मटेरियल, the genetic material is which is present inside nucleus, जो कि inside nucleus जो है जो genetic material present, the genetic material which is present inside the nucleus is seen only when it is stained by basic dye, है ना। बेसिक डाई से जब तक स्टेन ना करे इसको तब तक जो है
हम देख नहीं सकते, है ना। बेसिक डाई जब तक हम यूज ना करें तब तक जो है हम इसे देख नहीं सकते। बेसिक डाई जो कि फ्यूचिन एंड यहाँ पे मिथाइलिन ब्लू को जो है यूज करेगा। बेसिक डाई नेम एज फ्यूचिन एंड मिथाइलिन ब्लू, है ना। फ्यूसिन एंड मिथाइलिन ब्लू जो कि एक बेसिक डाई है, जब तक इसे स्टेन ना करे इस न्यूक्लियस को तब तक जो है हम देख नहीं सकते हैं, है ना। अब जो है यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेल देख लेते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेल कितना होगा, है ना, इसको जान लेते हैं। सबसे पहला यूनी NuCleAT जब सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, बाई NuCleAT बाई न्यूक्लिएटेड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड यहाँ पे जो है चौथा जो कि यहाँ पे होगा नॉन न्यूक्लिएटेड या फिर ई न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड या फिर यहाँ पे ई न्यूक्लिएटेड, है ना। तो यूनी न्यूक्लिएटेड मीन्स वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वन न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियस, मोर देन वन न्यूक्लियस एंड यहाँ पे जो है नो न्यूक्लियस, यहाँ पे कोई न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पे एग्जांपल जो कि मोस्ट कॉमन ये है, मोस्ट कॉमन ये है एंड बाकी जो कि यहाँ पे बाई न्यूक्लियर कंडीशन जो कि पैरामीशियम के अंदर आता है, पैरामीशियम के अंदर आ जाएगा यहाँ पे। एंड बाकी टेप्टम ऑफ एंथर, टेप्टम ऑफ एंथर, है ना, टेप्टम ऑफ एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म, है ना, टेप्टम ऑफ एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म के अंदर जो है देखने को मिलेगा। एंड बाकी जो है यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन जो है यहाँ पे राइजोपस फंगी के अंदर, फंगी के अंदर जो है देखने को मिलेगा। अनर यूनिक्लिएट कंडीशन मेच्योर आरबीसी के अंदर या फिर सीप ट्यूब के अंदर, है ना। यहाँ पे जो है मैच्योर सीप ट्यूब, मैच्योर सीप ट्यूब के अंदर जो है ये देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे जो है मैच्योर सीप ट्यूब के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस जो है यहाँ पे नॉन न्यूक्लियर कंडीशन जो कि मैच्योर आरबीसी एंड मैच्योर सीप ट्यूब के अंदर जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यूनी न्यूक्लियर कंडीशन वन न्यूक्लियस, बाई न्यूक्लियर कंडीशन टू न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन मींस मोर देन वन न्यूक्लियस राइजोपस फंगी के अंदर देखने को मिलेगा। नॉन न्यूक्लियर कंडीशन या ई न्यूक्लियर कंडीशन मींस नो न्यूक्लियस, मींस न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है, मैच्योर आरबीसी के अंदर या फिर जो है मैच्योर सीप ट्यूब के अंदर जो है देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब न्यूक्लियस के बारे में मैंने बताया था डिस्कवरी जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है न्यूक्लियस को, ये रेगुलेट करता है ऑल सेलुलर एक्टिविटी को। एंड बाकी जो कि कंटेन करता है क्रोमेटिन जो कि जेनेटिक मटेरियल है, और क्रोमेटिन नाम जो है फ्लेमिंग ने दिया था। जेनेटिक मटेरियल को हम इनसाइड न्यूक्लियस अगर देखना है तो उसे स्टेन करना पड़ेगा बेसिक डाई से जो कि फ्यूसिन एंड मिथाइलिन ब्लू से, है ना। अब यहाँ पे जो है स्टडी करना न्यूक्लियस को, यहाँ पे लिख देता हूँ, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, टू स्टडी करना अगर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को, है ना, तो हमें जो है कौन सा स्टेज देखना पड़ेगा, वी हैव टू सी इंटरफेस, इंटरफेस जो है हमें देखने को मिलेगा। और ये इंटरफेस क्या होता है ना, ये इंटरफेस जो है हमें क्या होता है, इंटरफेस जो है यहाँ पे ये नॉन डिवाइडिंग स्टेज है ना, नॉन डिवाइडिंग स्टेज है। इसी कारण जो है हम स्टडी कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे जो है नोट बना के लिख लीजिएगा, है ना, नोट बना के लिख लीजिएगा इस चीज को।
है ना, कि टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियस वी हैव टू सी द इंटरफेस नॉन डिवाइडिंग स्टेज है, जो कि है ना उस चीज़ को जो हमें देखने को मीन्स देखना पड़ेगा उस स्टेज में जाके, ठीक है ना, तभी हम जाके स्टडी कर पाएंगे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है डिवाइडिंग स्टेज में, है ना। तो न्यूक्लियस इज दिस appear in डिवाइडिंग स्टेज, है ना। तो न्यूक्लियस जो है डिसअपियर हो जाता है डिवाइडिंग स्टेज के अंदर, है ना। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात जो कि मैंने बताया उस चीज़ को मैंने लिख दिया है यहाँ पे, इस चीज़ को जो है नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, है ना। सारे के सारे सभी के इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं, है ना। अब जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस देखना आपको बहुत जरूरी है, ताकि जो आपको समझ में आएगा कि न्यूक्लियस क्या है ना, कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है ना। तो पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद जो है हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैसे कि मैंने बताया था कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस जो है यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में कुछ चार चीज आते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप होता है, बाकी जो है न्यूक्लियर प्लाज्मा होता है, बाकी यहाँ पे न्यूक्लियोलस होता है, बाकी जो है क्रोमेटिन मटेरियल जो है यहाँ पे देखने को मिलता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर। ये एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, जिसके अंदर जो है यहाँ पे न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा है ना, आउटर मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, इनर मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, एंड क्रोमेटिन मटेरियल दिखाई दे रहा है, बीच में जो है यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्मा दिखाई दे रहा है जो कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, है ना। तो ये सब चीजों को जो है हम नेमिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे फर्दर जो है मूव करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये क्या है, न्यूक्लियोलस है, ये वाला जो बीच में चीज बनाया है ये है न्यूक्लियोलस, है ना, NuClEOLOUS, ये है न्यूक्लियोलस है। एंड बाकी जो कि यहाँ पे ये क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल है, एंड बाकी जो है यहाँ पे अब यहाँ पे पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो कि बीच में, जो कि ये न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर पोर जो कि बीच बीच में छेद जो कि प्रेजेंट है, जो कि ट्रांसपोर्ट करने में जो है हेल्प करेगा यहाँ पे कुछ चीज़ों को, है ना, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्मा के अंदर, है ना, सेल के। तो न्यूक्लियर पोर यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड बाकी यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस का मतलब है कि न्यूक्लियस के जो लेयर है उसके बीच का स्पेस जो होगा उसे कहेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। एंड बाकी जो है यहाँ पे क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। ये जो है आउटर मेम्ब्रेन है, एंड यहाँ पे जो है ये क्या है, इनर, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। तो इनर मेम्ब्रेन जो कि अंदर की तरफ मैंने दिखाया है, आउटर मेम्ब्रेन जो कि बाहर की तरफ दिखाया है, यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल जो कि अंदर में प्रेजेंट है उसको मैंने दिखाया है। बाकी पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो कि न्यूक्लियर के वाल के बीच में जो स्पेस उसे कहेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस, एंड बाकी जो कि यहाँ पे न्यूक्लियर पोर यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि ये बीच बीच में छेद जो कि जो है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा जनरली, एंड बाकी न्यूक्लियोलस जो कि बीच में प्रेजेंट है, एंड बाकी यहाँ पे जो है न्यूक्लियो प्लाज्मा जो कि प्रेजेंट है बीच में, है ना। तो न्यूक्लियो प्लाज्मा जो है ये बीच में प्रेजेंट है, न्यूक्लियो प्लाज्मा जो कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा इसमें भी, है ना। तो न्यूक्लियो प्लाज्मा नाम से ही पता चल रहा है, NuClEOPLASM प्लाज्मा, है ना। और जो है इन सब चीज़ों के बारे में अभी जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो है आप लोग जो है डायग्राम को नोट डाउन कर लीजिए और जो है देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप जो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियर प्लाज्मा होता है, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है। इस सब चारों चीज़ों के बारे में जो अभी ही हम जो है इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है इतना नोट डाउन कर लीजिए पहले। तो यहाँ पे जो है हमने क्या किया कि इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखा। अब यहाँ पे मैं जैसे बताया कि ये चार जो कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं इसके बारे में जान लेते, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप नाम से पता चला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मींस मेम्ब्रेन के बारे में कहा जा रहा है जो है, या फिर न्यूक्लियर एनवलप जिसे कहा जाता है। एंड यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप जो है वो दो तरीके के होते हैं। यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन जैसे कि ये मैंने दिखाया यहाँ पे आप देख ही सक रहे हैं, इसलिए मैंने डायग्राम अभी तक नहीं मिटाया है ना। यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन है, मींस अंदर वाला लेयर और बाहर वाला लेयर, ठीक है। तो यहीं पे हम लिखते हैं यहाँ पे ये जो है दो टाइप के होते हैं, है ना, टू टाइप के होते हैं यहाँ पे, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन,
है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन कैसा होता है, वो जो है रफ होता है, जहाँ पे राइबोसोम एंड जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है जुड़ा रहेगा। और जैसे कि मैंने इसी चैप्टर में जो है पहले बताया था कि अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर जुड़ा हुआ है तो वो जो है रफ होगा उसका सरफेस, है ना। तो यहाँ पे जो है ये जो है क्या होगा, सबसे पहला जो कि ये ROUGH रफ सरफेस होगा, है ना, ये रफ सरफेस होगा। एंड साथ ही साथ में जो है ये रफ सरफेस होगा एंड जो है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, रफ क्यों होगा, किस कारण से यहाँ पे रफ होगा, क्योंकि जो है यहाँ पे उसके सरफेस में जो है उसके ऊपर जो है राइबोसोम एंड जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होगा, है ना। तो RIBOSOM राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर अटैच्ड ऑन देयर सरफेस, डियर, है ना। तो उसके सरफेस के ऊपर जो है वहां पे जो है क्या कर देखने को मिल रहा होगा, वहां पे जो है राइबोसोम एंड जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब इनर वाला मेम्ब्रेन जो है वो जाहिर सी बात है अगर ये रफ है तो वो जो है स्मूथ होगा, है ना। तो ये जो है स्मूथ सरफेस होगा। एंड दूसरी बात जो कि यहाँ पे कुछ भी जो है इसके ऊपर अटैच नहीं होगा, राइबोसोम एंड नथिंग is attached on their सरफेस, है ना। तो इसके सरफेस के ऊपर जो है कुछ भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, इसी कारण जो है ये स्मूथ कहला रहा है ना। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो दो टाइप के है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन है ना। आउटर मेम्ब्रेन जो कि रफ सरफेस होगा, यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि जो है वहाँ पे राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अटैच होगा दिया सरफेस में, लेकिन जो है इनर मेम्ब्रेन जो कि ये मैंने बताया, है ना, आउटर मेम्ब्रेन जो कि बाहर वाला है और जो ये बाहर वाला है और जो अंदर वाला जो कि इनर वाला है, एंड बाकी जो है इसके इनर में जो है कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा उसके सरफेस में, इसलिए जो है वो स्मूथ होगा, ठीक है। अब जो है न्यूक्लियोप्लाज्मा के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है न्यूक्लियोप्लाज्मा जो कि और न्यूक्लियोलस या क्रोमेटिन ये सब के बारे में थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए जो है मैं अलग से लिखवाऊंगा, है ना, इसको समझाऊंगा और लिखवाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो है मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताया, यहाँ पे पेरी न्यूक्लियर स्पेस, यहाँ पे पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो कि पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहाँ है, ये जो है बीच में प्रेजेंट है ना। ये जो लेयर है आउटर एंड इनर के बीच का जगह जो है उसे कहा है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, है ना। और इसके बारे में लिख लेते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे करके कि पेरी NUCLEA न्यूक्लियर स्पेस क्या है, ये जो है स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, है ना। तो ये आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है ना। तो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। एंड बाकी जो है यहाँ पे इसका डायमेंशन क्या रह रहा होता है, इसका डायमेंशन 10 से 50 माइक्रोमीटर का जो है यहाँ पे डायमेंशन रह रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायमेंशन जो है वो कितना का होगा, यहाँ पे डायमेंशन जो है 10 और 10 से लेकर 50 नैनोमीटर का होगा, है ना। 10 से लेकर 50 नैनोमीटर का होगा, नैनोमीटर मीन्स एकदम छोटा है ना। तो यहाँ पे जो है 10 से 50 नैनोमीटर का जो है डायमेंशन रहता है। एंड बाकी जो है यहाँ पे फंक्शन क्या है, ये एक्ट एज अ बैरियर की तरह, है ना, साइटोप्लाज्मा एंड जो कि न्यूक्लियोप्लाज्मा के मीन्स न्यूक्लियोलस के बीच में जो कि एक बैरियर का तरह काम कर रहा होता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन है कि एक्ट लाइक बैरियर, ये एक बैरियर की तरह काम करता है, एक्ट लाइक बैरियर, बैरियर की तरह काम करता है, एक्ट लाइक बैरियर बिटवीन, है ना, बिटवीन किसके बीच में, यहाँ पे ये जो है न्यूक्लियोप्लाज्मा के बीच में एंड साइटोप्लाज्मा के बीच में, है ना। तो साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियोप्लाज्मा के बीच में जो है उसके बीच में जो है ये क्या कहता है, बैरियर की तरह काम करता है ना, बिटवीन UCLEOPLASMA प्लाज्मा एंड साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियोप्लाज्मा के बीच का जो है बैरियर की तरह काम कर रहा था। इसका फंक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, और जो है ये आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो कि प्रेजेंट होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है ना। तो ये नोट बना के जो है लिख लीजिएगा इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना, सवाल इससे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। अब जो है नेक्स्ट हम मूव करेंगे न्यूक्लियर पोर की तरफ और फिर न्यूक्लियर प्लाज्मा की तरफ जो है मूव कर रहे होंगे, ठीक है। न्यूक्लियर पोर के बारे में भी मैं जो है यहाँ पे ही बता देता हूँ, न्यूक्लियर पोर क्या है ना। न्यूक्लियर पोर, चलिए मैं न्यूक्लियर पोर भी यहीं पे बता देता हूँ। न्यूक्लियर पोर जो है आप लोगों को दिखाई देगा कि नहीं, देख लेता हूँ एक बार। न्यूक्लियर पोर जो है दिख जाएगा यहाँ पे। न्यूक्लियर पोर क्या होता है,
न्यूक्लियर पोर, नाम से, शब्द से ही पता चल रहा है न्यूक्लियर पोर। पोर मीन्स छेद, और न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस के बीच में रहने वाला छेद को कहते हैं न्यूक्लियर पोर। एंड ये एट सम प्लेस द आउटर मेम्ब्रेन फ्यूज विद द इनर मेम्ब्रेन, कहीं कहीं जो है क्या हो रहा होता है, ये न्यूक्लियर पोर जो है वो क्या कर रहा होता है, फ्यूज कर रहा था, आउटर मेम्ब्रेन फ्यूज कर रहा था विद इनर मेम्ब्रेन एंड क्रिएट कर रहा होता है न्यूक्लियर पोर, है ना। तो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन जो है जहाँ पे फ्यूज कर जा रहा है, तो उसके कारण जो है वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे न्यूक्लियर पोर जो है वो क्रिएट हो जा रहा है, इसी कारण जो है ना। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज कर जा रहा है, वहाँ पे जो है न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन जो है हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसी बात को लिख लेते हैं यहाँ पे, एट सम प्लेस, एट सम प्लेस, यहाँ पे क्या है, एट सम प्लेस, कुछ जगहों पर, द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर वी आर इन मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, इनर, है ना, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन जो है, एट सम प्लेस द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन जो क्या हो रहा है, फ्यूज कर जा रहा है विथ, है ना, फ्यूज्ड विथ ईच अदर, ये जो है फ्यूज कर जा रहा है एक दूसरे के साथ एंड क्रिएट कर रहा है न्यूक्लियर पोर, एंड क्रिएट न्यूक्लियर पोर, ये जो है न्यूक्लियर पोर जो है वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एट सम प्लेस द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन फ्यूज कर जा रहा है एक दूसरे के साथ, ताकि जो है यहाँ इसके कारण जो है क्या हो रहा है, क्रिएट हो जा रहा है एक न्यूक्लियर पोर, ठीक है। तो न्यूक्लियर पोर भी मैंने बता दिया, पेरी न्यूक्लियर स्पेस के बारे में बता दिया, जो कि इन दोनों चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया। यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया, आउटर मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया, है ना, कि यहाँ पे रफ सरफेस होता है आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि वहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम जो है वो अटैच रहता है, एंड बाकी जो है स्मूथ मीन्स इनर वाला स्मूथ होता है, क्योंकि जो है वहाँ पे कुछ भी अटैच नहीं होता है उसके साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्या करेंगे, यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में जानेंगे और न्यूक्लियोप्लाज्मा के बारे में जो है हम समझ रहे होंगे। तो चलिए आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद जो है हम आगे फर्दर जो है कंसेप्ट में मूव कर रहे थे। अच्छा, तो यहाँ पे जो है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर जो है बचा था, वो ये न्यूक्लियर पोर जो है इसका फंक्शन क्या है, मतलब इसका काम क्या है ना। तो ये जो है हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए मटेरियल्स को, जैसे आरएनए होगा, प्रोटीन हो गया, तो ये जो है क्या, क्योंकि न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर आरएनए प्रोटीन वगैरह ही जो है होगा, तो इसके कारण इसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होगा किस चीज़ का, प्रोटीन का, आरएनए का हो गया यहाँ पे, या फिर जो है दूसरे चीज़ों का, है ना, न्यूक्लियोप्लाज्मा या साइटोप्लाज्मा का जो है ट्रांसपोर्टेशन होगा, है ना। तो हेल्प कर रहा होगा, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, RTATN, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्प कर रहा होगा ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, हेल्प कर रहा होगा ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ऑफ प्रोटीन, है ना, आरएनए, एंड यहाँ पे प्रोटीन का, आरएनए का, या फिर साइटोप्लाज्मा न्यूक्लियोप्लाज्मा का, है ना, साइटोप्लाज्मा जो जो इस चीज़ से, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, उसी चीज़ का जाहिर से बात है ट्रांसपोर्ट होगा, है ना। तो न्यूक्लियोप्लाज्मा, प्लाज्मा, है ना, तो न्यूक्लियर प्लाज्मा हेल्प कर रहा होगा ये प्रोटीन, आरएनए, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियर प्लाज्मा के ट्रांसपोर्टेशन में, है ना। ये न्यूक्लियर पोर, क्योंकि पोर है, छेद है, तो यहाँ से जो है जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन ही होगा, है ना। तो चलिए इतना आप लोग जो है नोट डाउन कर लिए, उसके बाद जो है अब हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो है न्यूक्लियोप्लाज्मा, जो कि अब नेक्स्ट जो है न्यूक्लियर प्लाज्मा है, न्यूक्लियर प्लाज्मा के अंदर जो है यहाँ पे न्यूक्लियर मैट्रिक्स होगा, मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर जो कि लिक्विड जो होगा वो उसे कहेंगे मैट्रिक्स, एंड बाकी सेमी सॉलिड मीन्स उसी लिक्विड जो कि सॉलिड में भी होगा, कुछ थोड़ा मीन्स गाढ़ा गाढ़ा सा कहते हैं, तो कहीं पे ज़्यादा गाढ़ा होगा तो उसे कहेंगे सेमी सॉलिड, एंड कॉलोइडल सब्सटेंस जो है उसके अंदर प्रेजेंट होगा, है ना, न्यूक्लियर प्लाज्मा के अंदर। न्यूक्लियर प्लाज्मा जो है अकेला जो है बस लिक्विड से तो नहीं बना है ना, उसके अंदर कुछ कॉम्पोजिशन, कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें है उसके अंदर, तो उन सब चीज़ों से मिलकर बना है। कॉलोइडल सब्सटेंस है, सेमी सॉलिड सब्सटेंस है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट चीज़ है, बाकी जो कि न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल जो है इसके अंदर जो है मिल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियर प्लाज्मा के अंदर के चीज़ें के बारे में जो है मैंने बताया, यहाँ पे समझाया, और जो है अब न्यूक्लियोलस जो है ये क्या है, ये एक जो है स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, है ना, मीन्स गोल सा स्ट्रक्चर होता है, और जो है इसके चारों तरफ
कोई भी किसी भी मेम्ब्रेन से ये बाउंडेड नहीं होता है, एंड जो है ये जो है न्यूक्लियोप्लाज्मा जो है बस इसी से मीन से इसी चीज से जो है वो घिरा रहता है चारों तरफ से, है ना। इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है ना। और जो है स्फेरिकल शेप या स्ट्रक्चर में जो है प्रेजेंट होता है। पहला बात इस न्यूक्लियोलस के बारे में। दूसरा बात, नंबर ऑफ ए न्यूक्लियोलस इन न्यूक्लियस कितना होगा। अगर यहाँ पे जो है नंबर ज्यादा है, इसका मतलब है कि वहां पे एक्टिवली जो है वहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होगा, देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अगर वहां पे एक्टिवली प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे न्यूक्लियोलस का नंबर जो है वो लेस है, ठीक है ना। तो अगर नंबर जो कि न्यूक्लियोलस का नंबर मोर है, इसका मतलब है कि प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो एक्टिवली वहां पे हो रहा है। लेकिन अगर वहां पे न्यूक्लियोलस का नंबर कम है तो वहां पे एक्टिवली प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो रहा होगा। तो ये दो बात बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो कि ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, किसी मेम्ब्रेन के से जो है ये सराउंडेड नहीं होता, लेकिन जो है न्यूक्लियो प्लाज्मा से जो है ये बस सराउंडेड होता है चारों तरफ से। और बाकी दूसरा बात, अगर नंबर ज्यादा है तो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होगा, अगर नंबर कम है तो यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस जो है कम हो रहा होगा, ठीक है ना। तो ये जो है था न्यूक्लियोलस के बारे में। और है न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियोलस जो होता है वो क्या है। न्यूक्लियोलस जो है एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए है जो कि क्या प्रेजेंट मींस अपने अंदर क्या रखता है वो, है ना। वो जो है आरएनए जीन जो है वो अपने पास जो है उसके पास जो है वो रखता है। इसका फंक्शन क्या है, वो राइबोसोमल आरएनए जो है वो फॉर्म करने में हेल्प करता है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, है ना। जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो हम जो है यहाँ पे देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। लेकिन अभी जान लीजिए कि आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन जो है यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन करता है यहाँ पे, है ना, ये न्यूक्लियोलस। एंड अल्सो जो है ये किस चीज में इन्वॉल्व होता है, ये आरएनए सिंथेसिस के जो कि सिंथेसिस में जो है ये इन्वॉल्व रहता है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे न्यूक्लियोलस को जो है हमें और एक किस चीज से कहते हैं, इसे जो है हम राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है राइबोसोमल आरएनए जो है वो फॉर्म कर रहा होगा, तो ये जिसे जो है इसी कारण से जो है यहाँ पे इसे जो है क्या कह रहे होते हैं, हम राइबोसोमल फैक्ट्री कह रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम का जो है वो प्रोडक्शन हो रहा होता है, ठीक है ना। तो अब जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो है क्रोमेटीन के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो है मैं यहाँ पे न्यूक्लियोलस के बारे में लिख देता हूँ, बहुत कम बात है ना, कुछ ज्यादा बात है नहीं, इसलिए जो है लिख लेते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोलस के बारे में, है ना। न्यूक्लियोलस क्या है, यहाँ पे NaUCLEOLOUS न्यूक्लियोलस जो है उसके बारे में लिख लेते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोलस जो है सबसे पहला बात यहाँ पे क्या बोला, न्यूक्लियोलस जो है वो क्या है, स्ट्रक्चर जो कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है ये, है ना। स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ना, ये जो है क्या है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ये, है ना। एंड बाकी एंड नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, किसी भी मेम्ब्रेन के द्वारा जो है ये बाउंडेड नहीं है ना। एंड इट इज ए कंटिन्यूअस विद न्यूक्लियोप्लाज्मा, एंड इट इज कंटिन्यूअस विथ प्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्मा से जो है कंटिन्यू रहता है। एंड बाकी जो है यहाँ पे दूसरा बात मैंने यहाँ पे बताया, पहला बात। दूसरा बात यहाँ पे नंबर ऑफ ए न्यूक्लियोलस से क्या क्या वेरी करता है ना, नंबर ऑफ ए न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई इन द न्यूक्लियस, है ना। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन न्यूक्लियस कैसे कैसे वेरी करता है ना। अगर यहाँ पे जो है सेल क्या है एक्टिवली, अगर सेल जो है एक्टिवली जो है प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा होगा, एक्टिवली सिंथेसाइज प्रोटीन, देन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज मोर, ज्यादा नंबर में होगा। जब यहाँ पे एक्टिवली सिंथेसाइज होगा प्रोटीन, इसका मतलब कि न्यूक्लियस का नंबर जो है वो ज्यादा होगा। एंड जब यहाँ पे जो है क्या होगा, सेल नॉट विली सिंथेसाइज प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस जो है एक्टिवली नहीं हो रहा होगा, सेल नॉट एक्टिवली सिंथेसाइज प्रोटीन, देन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेस है ना। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो लेस है ना। तो अगर यहाँ पे जो है एक्टिवली सिंथेसाइज हो रहा होगा प्रोटीन, इसका मतलब नंबर जो है मोर है न्यूक्लियस का। जो है अगर
एक्टिवली सिंथेसाइज नहीं हो रहा होगा प्रोटीन, इसका मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस जो है वो कम होगा, है ना। एंड यहाँ पे जो है अब ये क्या होगा कि न्यूक्लियोलस जो है कि स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए है जो कि क्या कंटेंट करता है, वो यहाँ पे आरआरएनए जीन जो है वो प्रेजेंट होता है ना। तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे UCL न्यूक्लियस जो है क्या है, इज, ये क्या है, इज दैट इज स्पेशल डीएनए है, ये स्पेशल डीएनए है ऑन विच, यहाँ पे ऑन विच क्या है, आरएनए जीन जो है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आरएनए जीन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आरएनए जीन जो है वो प्रेजेंट होता है ना, जो कि और जो है यहाँ पे ये क्या करता है, तो फॉर्म में राइबोसोमल आरएनए, या फिर फंक्शन क्या है, टू फॉर्म राइबोसोमल आरएनए, है ना, राइबोसोमल आरएनए फॉर्म करने के लिए आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, है ना, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो है, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो जो है क्या करता है, आरएनए बनाने में हेल्प कर रहा था, राइबोसोमल आरएनए जो है आरएनए बनाने में हेल्प कर रहा था, है ना। राइबोसोमल आरएनए डायरेक्ट लिख सकते हैं, राइबोसोमल आरएनए जो है वो बनाने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है ना, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। एंड बाकी न्यूक्लियोलस जो है आल्सो कॉल्ड एज ए राइबोसोमल फैक्ट्री, है ना, इन्वॉल्व करता है सिंथेसिस ऑफ आरएनए, है ना। तो वही ये इन्वॉल्व रहता है सिंथेसिस ऑफ आरएनए में। एंड बाकी जो है राइबोसोम को, यहाँ पे न्यूक्लियोलस को जो है क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोलस इज आल्सो कॉल्ड एज ए प्रोटीन फैक्ट्री, न्यूक्लियोलस इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री, है ना। तो ये न्यूक्लियोलस जो है क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री जिसे कहते हैं, है ना। तो न्यूक्लियोलस को जो है हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कह रहे होते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। एंड बाकी न्यूक्लियोलस स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए अपने पास रखता है, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए है जो कि क्या रखता है, आरएनए जीन जो है अपने साथ रखता है। इसका फंक्शन है राइबोसोमल आरएनए आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन फॉर्म करना, है ना। एंड बाकी जो है अब क्रोमेटिन की तरफ जो है मूव करते हैं हम, कि है ना, अब इतना जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे जो है हमने आज जो है न्यूक्लियस को जो है पूरा कंप्लीटली किया है इस लेक्चर में, है ना। न्यूक्लियस तक ही आज इस लेक्चर में रहते हैं। तो आपने जो है बहुत बेहतरीन तरीके से जो है सारे कंसेप्ट को जो है न्यूक्लियस के बारे में समझा और जो है सीखा, है ना। तो अब नेक्स्ट जो कि क्रोमेटिन के बारे में जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम जो है पढ़ रहे होंगे, और जो है इस चैप्टर को, द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को जो है हम रैप अप कर रहे होंगे, और जो है नए चैप्टर की ओर जो है हम मूव कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, एक नए लेक्चर में, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में दिल देके जाइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको जो है कंसेप्ट, हर एक कंसेप्ट जो है वो क्लियरली समझ में आ चुका है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नए लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।